नमस्कार, मैं हूं आशुतोष और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। सत्यहिंदी.com के खास कार्यक्रम आशुतोष की बात में आपका स्वागत है। हम आज बातचीत करेंगे गुजरात की। दरअसल गुजरात में आज एक ऐसा काम हुआ है जो भारत के राजनीतिक इतिहास में शायद ही इस तरीके का इतना बड़ा काम हुआ हो। मुझे जो मेरी याददाश्त कहती है, जितना मैंने पढ़ा लिखा है उतना तो मुझे ध्यान नहीं पड़ता है, और अगर ऐसा हुआ हो तो शायद शर्मा मिश्रा जी इस बारे में ज्यादा बेहतर बता पाएंगे। हुआ क्या है दरअसल ये हुआ है कि अब तक हर कई ऐसे राज्य होते थे जहां पे उनके मुख्यमंत्रियों को बदल दिया जाता था, ये समझते हुए कि सरकार के खिलाफ या मुख्यमंत्री के खिलाफ वो अलोकप्रिय हो रहे हैं या उनके खिलाफ एक माहौल बनना शुरू हो गया है। लिहाजा राजनीतिक दल ये करते थे, मुख्यमंत्रियों को बदलकर एंटी इनकम्बेंसी को न्यूट्रलाइज करने की कोशिश करते थे। तो ऐसे में गुजरात के मुख्यमंत्री को बदल दिया गया, वहां नए मुख्यमंत्री को ला दिया गया। इसमें कोई हैरानी की बात नहीं थी, लेकिन हैरानी की बात यह हुई है कि दरअसल पूरी की पूरी कैबिनेट को चेंज कर दिया गया। यानी जो पटेल साहब जिन्होंने शपथ ली थी, भूपेंद्र पटेल, अब उनके साथ 24 मंत्री हैं और इनमें से एक भी मंत्री जो पिछली विजय रूपाणी की कैबिनेट थी उनमें से एक भी नहीं था। यानी जो विजय रूपाणी समेत जो उनकी कैबिनेट थी उसको पूरी तरीके से डस्टबिन में फेंक दिया गया है और भूपेंद्र पटेल के नेतृत्व में एक नई कैबिनेट बनाई गई है जिसमें सारे के सारे बिल्कुल नए हैं। हालांकि इसमें से कुछ ऐसे भी हैं जिन्होंने पहले मंत्री पद की जिम्मेदारी ली थी या मंत्री रहे हैं, लेकिन आज की तारीख में विजय रूपाणी की जो कैबिनेट और भूपेंद्र पटेल की कैबिनेट बिल्कुल अलग अलग है। तो यह भारत के इतिहास में पहली बार हुआ है, जहां तक मेरी याददाश्त मेरा साथ दे रही है। ये क्यों हुआ, किस लिए हुआ और कैसे हुआ, ये एक महत्वपूर्ण सवाल है। इतने बड़े बदलाव के बाद असंतोष फूटना चाहिए, लेकिन असंतोष की मरमरिंग तो सुनाई पड़ रही है, लेकिन सतह पर इस तरीके की कोई बात सुनाई नहीं पड़ रही है। नितिन पटेल जैसे बड़े नेता को भी इस कैबिनेट में जगह नहीं मिली है। जो मुख्यमंत्री पद के दावेदार थे पिछली कैबिनेट में डिप्टी सीएम थे। अब कई सवाल है। सवाल यह कि अगर यह प्रयोग है तो बहुत ही अनूठा प्रयोग है अपने आप में, लेकिन इस तरीके के अनूठा प्रयोग 2 बार नरेंद्र मोदी कर चुके हैं। एक दिल्ली में 2017 के आसपास जब एमसीडी का चुनाव हो रहा था तो 282 की 82 वार्ड के काउंसलर उन्होंने चेंज कर दिए, तो उसमें एक को भी रिपीट नहीं किया था। इसी तरीके से छत्तीसगढ़ के लोकसभा के चुनाव में सारी 11 सीटों पर उन्होंने बिल्कुल नए लोकसभा के प्रत्याशी दिए थे। दोनों जगह उनको फायदा मिला था, लेकिन पूरी कैबिनेट बदल देना मुख्यमंत्री के साथ ऐसा पहली बार हो रहा है। इसके क्या नतीजे मिलेंगे और क्यों ऐसा करना पड़ा है? क्या इस कैबिनेट की वजह से भारतीय जनता पार्टी 2022 के लोक विधानसभा के चुनाव में वापस लौट पाएगी? इन्हीं सब चीजों पर करेंगे बातचीत। हमारे साथ कुछ खास मेहमान है। हमारे साथ इस वक्त गुजरात अहमदाबाद से बहुत ही सीनियर जर्नलिस्ट, हम सब लोगों के बड़े सम्मानित आर.के. मिश्रा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जिनके बारे में कह सकता हूँ गुजरात शायद इनसे बेहतर गुजरात में कोई नहीं जानता पत्रकारों में। हमारे साथ अमरीश कुमार जी भी, वो भी बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हैं, इंडियन एक्सप्रेस के साथ लंबे समय तक रहे हैं। हमारे साथ गुजरात से प्रशांत गढ़वी हैं और शरद गुप्ता जी हैं। मिश्रा जी, सबसे पहले मेरा सवाल आपसे है कि ये जो एक्सपेरिमेंट आज किया गया है, क्या ऐसा एक्सपेरिमेंट पहले कभी किया गया और इस एक्सपेरिमेंट करने की जरूरत क्यों पड़ रही? देखिए, इसको 2 तरीके से देखना पड़ेगा। एक राष्ट्रीय संदर्भ में देखिए और एक दूसरा गुजरात में देखिए। राष्ट्रीय संदर्भ में इस तरीके से देखिए कि 3 जो डेवलपमेंट्स नेशनल लेवल पर हुए, बिहार हारते हारते जीते हैं जी, वेस्ट बंगाल जो जिसमें बुरी तरह मार खाई भारतीय जनता पार्टी ने, और उत्तर प्रदेश जहां पर गुजरात के आईएएस ऑफिसर अरविंद कुमार शर्मा, ए.के. शर्मा को वहां पर डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनाने में असफल रहे और आदित्यनाथ जी ने जो है वहां अंगद का पांव गाड़ दिया इस मामले। उसके तुरंत बाद जो लोग नरेंद्र भाई को जानते हैं और उनकी असर्शन के तरीके जाते हैं, क्योंकि उनकी राष्ट्रीय पॉलिटिक्स गुजरात की पॉलिटिक्स का कंटिन्यूएशन है। जी जी। उसके बाद आप देखिए तुरंत एज अ मैटर ऑफ असर्शन एक के बाद एक मुख्यमंत्री बदले गए। गुजरात उनका होम ग्राउंड है। गुजरात में अगर जरा भी कुछ एक तिनका भी इधर से उधर होता है तो वो उनकी साख पे बात आ जाती है।
इसलिए और उनकी भी और उनके नंबर 2 जो हैं अमित भाई भी है गुजरात के, लिहाजा गुजरात को वो बड़ी बारीक नजर से देखते हैं। अब एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में जब मैं बात करता हूं तो मैं कहता हूं कि विजय रूपानी हो या अब भूपेंद्र पटेल हो, कोई भी गुजरात के अंदर जिस तरीके का केंद्रीय पार्टी का या सरकार में अमित भाई का या नरेंद्र मोदी जी का डायरेक्ट हस्तक्षेप है, तो यहाँ बहुत ज्यादा रेलेवेंस नहीं है बियॉन्ड फिगर के। एक ही मुख्यमंत्री नरेंद्र भाई के बाद जो आई थी आनंदीबेन, वो स्ट्रॉन्ग चीफ मिनिस्टर थी। आयरनी देखिए स्थिति की, आयरनी देखिए स्थिति की कि एक पटेल चीफ मिनिस्टर, एक लेडी चीफ मिनिस्टर, एक स्ट्रॉन्ग चीफ मिनिस्टर और नरेंद्र भाई के साथ बड़े लंबे वक्त कैबिनेट में रहने के बावजूद उनको हटाया गया पाटीदारों के एजिटेशन को कंट्रोल करने के लिए जी, उनको हटाया गया। और अब स्ट्रॉन्ग चीफ मिनिस्टर वो किसी से परमिशन लेने नहीं जाती थी, वो किसी चीज में जो है कभी भी वो ये नहीं है कि चीफ सेक्रेटरी को भी बदलना था, तो उन्होंने ये नहीं कि दिल्ली की तरफ मुंह करके ये नहीं कहा कि भाई दिल्ली देख के जो कहेंगे वो होगा, नहीं, उन्होंने बदल दिया। तो उस तरह के मुख्यमंत्री को आपने हटाया और हटाने के बाद आज उस वक्त विजय रूपानी जो अमित भाई के खास माने जाते थे, अगेन जूनियर थे, उनको लाए आप, नॉन पार्टीदार लाए। आज जब कोई किसी किस्म का ऐसा कोई ऑस्टेंसिबल थ्रेट पटेलों की तरफ से कोई एजिटेशन नहीं, कुछ नजर नहीं आ रहा जी, तब आप एक पाटीदार चीफ मिनिस्टर को लाने के लिए वो हटा रहे हैं। नो, ये एक बड़ी आयरनी है जो गुजरात की पॉलिटिक्स में पिछले 5 साल को लेकर के खड़ी होती है। अब इन्हीं स्थितियों में इनको जब आप आगे ले जाते हैं तो आज की कैबिनेट देखते हैं, पूरी कैबिनेट नई और चीफ मिनिस्टर नए, इनको एक्वेंट होने में, सरकार को समझने में वक्त कितना, इसका मतलब क्या है, इसका डायरेक्ट क्या है। क्योंकि जो नरेंद्र भाई की स्टाइल रही यहाँ गुजरात में, उनके 12+ वर्ष जो उन्होंने राज किया, वो है कि ब्यूरोक्रेसी से उन्होंने राज किया जी। इसके बाद भी पिछले 5 साल भी ब्यूरोक्रेसी से ही राज हुआ है। अगर आप ये कहते हैं कि कोविड हैंडल न करने की वजह से आपने हटाया है, तो कोविड का शुरुआत तो ट्रंप की रैली से शुरू हुई थी, उसमें विजय रूपानी जी का कोई हाथ ही नहीं था, उसमें कोई रोल नहीं था विजय रूपानी का, वो तो सीधा सीधा नरेंद्र मोदी जी का शो था। सो ठीक है, इनके ऊपर फोड़ा गया, इनको ये बनाया गया, ये हटाया गया, क्योंकि एंटी इनकम्बेंसी इलेक्शन और एक छोटा सा आम आदमी पार्टी के छोटे से सूरत डेवलपमेंट से ये लोग जो हैं तो ऊंचे नीचे हो रहे हैं और अपनी वोट बैंक को संभालने के लिए एक नया फेस देने के लिए कर दिया है। ये मेरा मानना है। अब बिल्कुल प्रशांत जी, आपको क्या लगता है कि ये जो नई कैबिनेट पूरी की पूरी बदल दी है, इससे कुछ फायदा होगा? ये मंत्री जो आए हैं इनमें से 8 पटेल हैं, 24 में 8 पटेल हैं, यानी 8 त्रिक 24, लगभग 1/3। तो क्या ये भारतीय जनता पार्टी की किस्मत पूरी तरीके से बदल देगी या जो एंटी इनकम्बेंसी थी वो कायम रहेगी? देखिए 2012 में जब मोदी जी, देखिए गुजरात एक सबसे पहले पूरे हिंदुस्तान में ऐसा स्टेट है जो 6 बार भाजपा को चांस दे चुका है। पूरे इंडिया में सिर्फ एक ही स्टेट होगा जो कंटिन्यूस 25 साल से चल रहा है, उनकी सरकार चल रही है भाजपा की। जब 2012 में मोदी साहब फिर से जीते थे, 12 की बात कर रहा हूँ, 14 के पहले, तो मोदी जी ने ऐसा कहा था कि लोग बीजेपी से नहीं थके हैं, एक चेहरे से थके हैं, एक के एक चेहरे, ऑलवेज यही मिनिस्टर, यही ऑलवेज एनर्जी मिनिस्टर, यही ऑलवेज एजुकेशन मिनिस्टर। तो ये चेहरे को बदलने से लोगों का जो प्रेम है वो ज्यादा बढ़ेगा। तो कहीं ना कहीं चेहरे का बदलाव, जिस तरीके से आपने ठीक एग्जांपल दिल्ली का दिया कि एक ही कॉर्पोरेटर एनडीसी में, तो कॉर्पोरेटर के चेहरे बदलने से एमसीडी में, सो एक ही चेहरे को देख के मतलब उनकी एंटी इनकम्बेंसी ज्यादा होती है चेहरे की रादर देन पार्टी की। तो इसीलिए गुजरात में क्या हुआ था, काफी टाइम से एक ऐसा भी आवाज कार्यकर्ताओं से भी उठी थी कि न नेता हमारे फोन उठा रहे हैं, ना अधिकारी हमारी बात सुन रहे हैं।
तो कार्यकर्ता जब ग्राउंड पे जाता है, लोगों को मिलता है, लोगों की आवाज लेके जब सरकार के पास जाता है तो काम करवाना होता है, वो काम ना नेता से होता है ना अधिकारी से होता है, तो कार्यकर्ता क्या करेंगे। और अभी हमारे गुजरात के सब नगर निगम के और कॉरपोरेशन के जो चुनाव हुए थे फरवरी महीने में, तब काफी सारे मतलब ये जो कार्यकर्ता का पूरा बेस जो था, एक बहुत बड़ा लेयर एकदम शांत सुसुप्त अवस्था में जिसको बोल सकते, वो साइलेंट हो चुका था। और तभी उनको थोड़ी सी भनक आ चुकी थी कि इस बार जो रोमांच दिखना चाहिए, जो एग्रेशन दिखना चाहिए, वो कार्यकर्ता में नहीं दिख रहा है, पहली बात। दूसरी बात कि ये जो सिटिंग मिनिस्टर्स जो रहते थे पिछले 3 टर्म से, 2 टर्म से, 4 टर्म से, वो लोग इस बैठने के एकदम वो हैबिचुअल हो गए। वो आज मैं भी एग्जांपल देता हूँ कि नितिन भाई जैसे वो डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर थे, हेल्थ उनके पास था, हेल्थ की कितनी पीएचसी सीएचसी प्राइमरी हेल्थ सेंटर पूरे गुजरात में कितनी है, उन्होंने पर्सनली कितनी विजिट की है, कितनी सिविल हॉस्पिटल हमारे गुजरात में 26 वी हैव 33 डिस्ट्रिक्ट्स और 26 सिविल हॉस्पिटल है। सो एज अ हेल्थ मिनिस्टर आपने पर्सनली कितनी सिविल हॉस्पिटल की मुलाकात ली है। तो मतलब वो लोग ने खुद ने ग्राउंड पे काम नहीं किया है, सिर्फ फाइलों पे काम चलाया है। तो कहीं ना कहीं लोगों को ये पता चलता है। और इस बार आफ्टर कोविड, सिर्फ कोविड और हेल्थ के इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर मैं ठीकरा नहीं फोड़ता हूँ, लेकिन ये कार्यकर्ता की बहुत ही नाराजगी थी, पहली बात। दूसरी बात कि 1 साल था, पिछले जो भी लोग थे वो पिछले काफी टर्म से थे, तो जनता के ऊपर उनका नेगेटिव इमेज बहुत खड़ा हो गया था। तो ये चेहरे बदल जाने से नई एनर्जी जो आती है, वो नई एनर्जी लेके ग्राउंड पे जाएंगे, लोगों को मिलेंगे, और पहली बार जो आए हैं वो लोग के अंदर एक्साइटमेंट भी ज्यादा होगा लोगों को मिलने का, कुछ कर दिखाने का, तो उससे थोड़ा एंटी इनकम्बेंसी डैमेज कंट्रोल ज्यादा हो जाएगा। ठीक है अमरीश जी, क्या आपको लगता है ये क्यों बदलाव हुआ? ये तो एक तरीके से ये कह सकते हैं ना, एक तरीके से ये कह सकते हैं कि भाई आपने 4 साल तक जिस सरकार को आपने महत्व दिया, अचानक सारे बदल दिए, तो ये तो सबको आपने फेल कर दिया। देखिए, इसका कोई औचित्य, तार्किक औचित्य तो नहीं नजर आता। ये बात इन्होंने जो कही है कि भाई चेहरे होते हैं, चेहरों को बदल दीजिए तो एंटी इनकम्बेंसी कम हो जाएगी, ये मान करके किया है। लेकिन मुझे लगता है इसके 2-3 संदेश और भी हैं। एक तो तमाम राज्यों में जो क्षेत्रीय छत्रप थे, जो इनके नेता थे, वो शायद, जिसमें उत्तर प्रदेश खास करके है, उत्तर प्रदेश में ये एक को मंत्री नहीं बना पा रहे थे, गुजरात कैडर के जो अफसर थे। यहाँ योगी जी की ताकत कहीं ज्यादा थी और ये मैसेज भी जा रहा था। और ये इन्होंने साफ किया है कि सिर्फ मुख्यमंत्री नहीं बदला बल्कि तमाम चेहरों को बदल दिया। ये बात सही है कि इसका मतलब 4 साल तक वो नकारा चेहरों से काम चला रहे थे जो योग्य नहीं थे और जिनके खिलाफ एक गुस्सा लगातार बढ़ता जा रहा था। तो योगी जी ने एक रणनीतिक एक्सपेरिमेंट किया है। नतीजा क्या होगा ये तो आगे का समय बताएगा, लेकिन इन्होंने पार्टी के भीतर भी एक संदेश देने की कोशिश की है कि ये तरीका हम दूसरी जगह भी अपना सकते हैं। और आज ही देखिए 2 मुख्यमंत्रियों की बात आ रही कि उनसे मिले हैं। उत्तर प्रदेश को मैसेज देना था, हालांकि उत्तर प्रदेश का संदर्भ अलग है, सारी चीजें अलग है, लेकिन सवाल यही आता है कि 4 साल तक आपने ध्यान नहीं दिया। तो कोविड वाला जो मामला है, शायद पहली बार उनको लगा कि कोविड की नाराजगी बहुत भयानक है। सिर्फ उत्तर प्रदेश ही नहीं, गुजरात, 2 राज्य ऐसे थे जिसमें भारतीय जनता पार्टी के राज्य जिसमें ज्यादा परेशानियां हुई थी। इस वजह से मोदी जी ने एक्सपेरिमेंट किया है। नतीजा क्या होगा अभी हम नहीं कह सकते, इसके बारे में हम कुछ कह नहीं सकते। बट शरद जी ये बताइए कि भाई जिन भूपेंद्र पटेल को आप इस लायक नहीं समझते थे कि उनको कैबिनेट में जगह दी जाए, उनको आपने अचानक उठा के मुख्यमंत्री बना दिया, तो क्या कहा जाए, चमत्कार हो जाएगा? अचानक गुजरात का एडमिनिस्ट्रेशन पूरी तरीके से बदल जाएगा, डेवलपमेंट होने लगेगा, कानून व्यवस्था बिल्कुल बेहतर हो जाएगी? देखिए, कोई भी सरकार कंटिन्यूटी में चलती है, और जो सरकार पहले चल रही थी, चाहे वो आनंदीबेन पटेल की हो या उसके बाद विजय रूपाणी की हो, और उससे अलग कुछ भी करके दिखा पाना अगले 1-1.25 साल में भूपेंद्र पटेल के लिए संभव नहीं होगा। तो लेकिन उनको सिर्फ इसीलिए लाया गया है, मैं बार बार कहता हूं कि ये एक्सपेरिमेंट भी है और पैटर्न भी है। एक्सपेरिमेंट इसलिए है क्योंकि एक क्लीन स्लेट वाला आदमी ले आए कि जिसके खिलाफ कहने को कुछ नहीं है। अब विपक्ष लगाएगा आरोप तो क्या लगाएगा? ज्यादा से ज्यादा ये कहेगा इनएक्सपीरियंस्ड है, तो बीजेपी कहेगी साहब जब हम लाए थे तो आदित्यनाथ भी इनएक्सपीरियंस थे। तो वो तो देखिए ये हालत है कि वो इतने एक्सपीरियंस्ड हो गए कि प्राइम मिनिस्टर को चुनौती दे रहे हैं। तो इनएक्सपीरियंस कोई ऐसी डिस्क्वालिफिकेशन नहीं है।
और पैटर्न इसलिए कि हर जगह जहां चाहे उत्तराखंड में देखिए या हर जगह जहां भी इलेक्शन होने वाला है वो अपना मुख्यमंत्री बदल दे रहे हैं, क्योंकि 4 साल तक जिस व्यक्ति के खिलाफ लोगों में गुस्सा पनपा, ये उन्होंने आनंदीबेन पटेल के समय भी किया था कि पाटीदार आंदोलन का सारी नाराजगी आनंदीबेन पटेल के खिलाफ थी, तो उन्होंने आनंदीबेन पटेल को हटा दिया। तो किसी हद तक वो नाराजगी कुछ दूर हुई, पूरी तो नहीं हुई, लेकिन कुछ हद तक दूर हुई। तो इसीलिए अब अगले 1 साल के बाद चुनाव है, तो लग रहा है कि चूंकि भूपेंद्र पटेल के खिलाफ किसी के पास कहने को कुछ नहीं है, इसी तरीके से पुष्कर सिंह धामी के खिलाफ कहने को कुछ नहीं है, सिवाय ये कहने के कि सब इनएक्सपीरियंस है, बहुत अनुभवी नहीं है। तो अनुभवी 1 साल में करके दिखा देंगे। और करना क्या है सभी को मालूम है, पूरे देश को मालूम है कि साहब करना उनको यही है कि जो प्रधानमंत्री कार्यालय से अधिकारी जो निर्देश दें बस उनको चुपचाप फॉलो कर लीजिए, तो सरकार चलती रहेगी और आपकी कुर्सी बची रहेगी। शरद जी, एक सवाल मेरे मन में ये कि ये कहा जा रहा कि भाई आनंदीबेन पटेल को हटा के विजय रूपाणी को लेके चले आए तो देखिए उनकी सरकार दोबारा बन गई। लेकिन अगर आप दिल्ली का उदाहरण लें, जहां मदन लाल खुराना, उसके बाद साहिब सिंह वर्मा और उसके बाद सुषमा स्वराज, जमाना जब्त हो गई। पिछले 25 साल से दिल्ली के अंदर भारतीय जनता पार्टी दिखाई नहीं पड़ रही, राज्य सरकार में कहीं दिखाई नहीं पड़ती वो। देखिए उसका इसी तरीके से उत्तर प्रदेश के अंदर कल्याण सिंह, रामप्रकाश गुप्ता और राजनाथ सिंह, और भारतीय जनता पार्टी कम से कम 15 साल के लिए बाहर हो गई थी। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी फिर 2017 में उसको इंतजार करना पड़ा, और उत्तर प्रदेश के अंदर वो कांग्रेस पार्टी से कम्पीट करती, कभी तीसरे नंबर पर आ जाती थी, कभी चौथे नंबर पर, चाहे लोकसभा का चुनाव हो चाहे विधानसभा का चुनाव हो। तो ये अक्सर काम करता नहीं है। तो ये जो बदलाव किया गया है, हो सकता है एंटी इनकम्बेंसी को खत्म करने की कोशिश की गई, लेकिन क्या काम कर पाएगा? देखिए उत्तर प्रदेश की स्थितियां अलग थी, वहां मंडल और कमंडल इतना ज्यादा था, तो उसमें किसी भी स्थिति में बीजेपी और खास तौर से जो चेहरे थे कल्याण सिंह और राजनाथ सिंह, बीच में जरूर वो एक सरप्राइज एलिमेंट लाए थे। तो रामप्रकाश गुप्ता अननोन कमोडिटी थे, लेकिन ओल्ड टाइमर्स के लिए अननोन नहीं थे। और दूसरी चीज, अगर कोई यंग होता फिर भी ठीक था, लेकिन वो ऐसे व्यक्ति को लाए थे जिसको यही याद नहीं रहता था कि सुबह नाश्ते में उसने क्या खाया और दोपहर में वो किससे मिलने वाले हैं। तो डिसीजंस की तो बात ही क्या थी। तो वो इतने उम्रदराज थे कि उनका खुद एक मखौल बन गया था। तो वो अलग स्थितियां थी। और जहां तक दिल्ली की बात है, तो सुषमा स्वराज को चुनाव से ठीक 4 महीने पहले लाया गया था। प्याज का क्राइसिस भयंकर था, तो सुषमा स्वराज के पास डैमेज कंट्रोल की कोई स्थिति नहीं थी, और वहां पे केंद्र में कोई नरेंद्र मोदी और अमित शाह नहीं बैठे थे उस दौरान कि जिनके नाम पे चुनाव जीत लिया जाता हो। अटल जी थे। लोकसभा में उनके नाम पे चुनाव होता था बराबर। लोकसभा में उत्तर प्रदेश में 85 में से बीजेपी लगभग 57 से 60 सीटों के बीच में जीती थी, 55 से 60 के बीच में लगातार जीती थी। उसको अगर ट्रांसलेट किया जाए तो वो 250 से 250 सीटें बनती थी, क्लियर मेजोरिटी। लेकिन जब विधानसभा में चुनाव होता था तो बीजेपी हमेशा 170, 175, 180 इसके बीच में रह जाती थी। तो ये एक डाइकोटोमी है। तो हर जगह स्थितियां अलग होती हैं। उत्तर प्रदेश और दिल्ली की परिस्थितियों को मेरे ख्याल से हम गुजरात में नहीं देख सकते। और चूंकि जैसा प्रशांत जी और मिश्रा जी बताएंगे ही कि गुजरात एक अलग राष्ट्र है, वो प्रदेश नहीं है, तो वहाँ की परिस्थितियां बिल्कुल अलग हैं। ठीक है, तो कैसे है वो बताएंगे। मिश्रा जी, मेरा सवाल आपसे इस बात को लेकर ये है कि ये जो बार बार कहा जा रहा है, क्या ये सच्चाई नहीं कि गुजरात का एडमिनिस्ट्रेशन पिछले 4-5 सालों में कोलैप्स कर गया है, जिसकी वजह से एक नया मैसेज देने की कोशिश की जा रही है, एक नया तिलस्म गढ़ने की कोशिश की जा रही है? हाँ, ये आप जरूर कह सकते हैं आशुतोष जी कि ये एक विंडो ड्रेसिंग है। बेसिकली गुजरात का इलेक्शन सिर्फ एक ही आदमी के नाम पर लड़ा जाता है, और वो है नरेंद्र मोदी के नाम पर। बाकी ज्यादा फैक्टर्स रेलेवेंट ही नहीं है गुजरात के मामले में, क्योंकि वो फाइनल अपील यही आती है कि मैं आपका बेटा, आपने मुझे दिल्ली भेजा और मैं दिल्ली संभाल रहा हूँ, देश संभाल रहा हूँ। अब आपका ये दायित्व बनता है कि गुजरात में आप मेरे हाथ मजबूत करें। वो काम अब भी होगा, वो काम होता आया।
पिछले अगर आप 2 दिन के डेवलपमेंट्स देख रहे हैं या डैमेज कंट्रोल या जितना कुछ हो रहा है, वो सारा का सारा जो है एक सेंट्रल लीडरशिप के तहत ही हो रहा है। जैसे एमएलएस का इकट्ठा ना होना या उन पर नजर रखना या इंटेलिजेंस की वॉच लगाना, हर चीज जो हुई जिस तरीके से हुई है, वो उस तरीके से अगर आप देखते हैं तो आपको समझ में आ जाता है कि आज भी जिस तरीके से चेंजेस हुए, ब्यूरोक्रेसी में चेंजेस हुए, पंकज जोशी लाए गए, दूसरे लोग चेंजेस किए गए, एकदम रैपिडली चेंजेस किए गए। दूसरी चीज कि जो एमएलएज में जैसे जैसे दिल्ली में कहते हैं कि रच्चगा होता है, सारे एमएलए रात भर जगे, एक दिन आपका जो है इंडक्शन ऑफ मिनिस्टर्स पोस्टपोन हो गया, इसका मतलब है अंदर प्रॉब्लम तो थी। प्रॉब्लम का एक और कारण भी है कि आपने जो पूरा पिरामिड था, भारतीय जनता पार्टी इज अ कार्डर बेस्ड पार्टी, इट वाज अ पिरामिड, पावर फ्लू फ्रॉम द नीचे से ऊपर को जाता था। कांग्रेस युक्त, एक तो कांग्रेस युक्त भाजपा बन गया, दूसरा वो पिरामिड उलट गया, पावर नाउ फ्लोज फ्रॉम द टॉप टू द बॉटम। लिहाजा उसके अपने प्रॉब्लम्स जो हैं वो ग्रास रूट पे हैं। दूसरी बात अगर इसके साथ आप देखते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की स्ट्रेंथ क्या है, भारतीय जनता पार्टी के गुजरात में उसकी स्ट्रेंथ है उसका अर्बन होल्ड, अर्बन किले हैं जो कांग्रेस 2017 में भी जो है उसमें घुस नहीं पाई, वो स्टैंड स्टिल रहे, वो इंटैक्ट रहे। और भारतीय जनता पार्टी की कोई भी सरकार आती है वो इन किलों को नॉट ओनली संभालती है बट इसको कंसोलिडेट करती है। जितने न्यूली डेवलप्ड एरियाज अहमदाबाद के अतराफ में या बड़े शहरों के अतराफ में आते हैं, वहां पर जो है बंगलो नहीं बनते, मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग्स, रेजिडेंशियल एनक्लेव बनते हैं जहां पे सोसाइटी को कंट्रोल करना बड़ा आसान होता है, मैसेजेस पहुंचाना आसान होता है। तो उस तरीके का उन्होंने वो करके रखा है। परेशानी यहाँ हो गई जो थोड़ी बहुत हुई, देखिए विजय रूपानी बदले जाने थे करीब 10 जून के आसपास, हरकत भी हुई थी, मूवमेंट भी हुआ, लोगों का आना हुआ, एक हवाई जहाज आया उसमें कुछ लोग आए, उसके बाद वो वहां से नागपुर फ्लाइट गई, नागपुर में रहने के बाद वहां से निकले लोग, फिर उदयपुर होकर के कमर्शियल फ्लाइट से वापस दिल्ली चले गए। तो मूवमेंट्स हुए थे, उस वक्त होनी थी, लेकिन उस वक्त और उस वक्त की जो हील चाल हो रही थी उस वक्त हुआ यह था कि 15 तारीख को, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, 15 तारीख को केजरीवाल जी यहाँ आए थे और उनके आने से पहले ये सारी चीजें फिर बैकबर्नर पर चली गई और एक बहुत ही जिसे कहते हैं कि जोरदार एक्टिविटी सेंटर, भारतीय जनता पार्टी का जो स्टेट सेंटर कमलम है, वहां पे इतनी एक्टिविटी देखी गई जो भारतीय जनता ये आम आदमी पार्टी का ऐसा यहाँ कोई गोल नहीं है कि बीजेपी की टॉप लीडरशिप इन दिल्ली और गुजरात की लीडरशिप इस लेवल पर रिएक्ट करे कि भाई सारे एमएलए इकट्ठे कर लिए गए, हर एक डिस्ट्रिक्ट में पुलिस अलर्ट चला गया, इंटेलिजेंस जो है वो ढूंढ रही थी कि भाई कोई पार्टी का कोई नेता, छोटा नेता भी कोई जा तो नहीं रहा आम आदमी पार्टी। तो इस किस्म का जो माहौल बना था वो देख करके या उसको स्टडी करते हुए ये समझ में आ रहा था कि दे आर टेकिंग दिस वेरी सीरियसली। हुआ क्या था, 27 कॉर्पोरेटर्स सूरत में जो है आम आदमी पार्टी में आए थे, वो थे वहाँ इलेक्ट हुए थे, जिन्होंने कोविड के सेकेंड वेव में अच्छा काम किया। एक टॉप इंडस्ट्रियलिस्ट जुड़ गया आम आदमी पार्टी में, डायमंड लॉबी से कनेक्टेड, लिहाजा उसके स्टेट डायरेक्ट रिपरकशन जो है सौराष्ट्र से जुड़े हुए थे। सौराष्ट्र जो है वो भारतीय जनता पार्टी की एचलीज हील है, पिछली बार भी उन्होंने उसको पूरा किया है कांग्रेस में से डिफेक्शंस करा के। या आज जो डिसेंडिंग कुंवर जी बावलिया हैं वो पहले कांग्रेस में थे, उनको मंत्री लाए थे, आज जाए तो उनके अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी में बंद हुआ है। कल रात को वार्निंग गई कि भाई
कोई किस्म की डिसिडेंट एक्टिविटी ना हो जी, इंटेलिजेंस वर्क करता रहा रात भर कि भाई ये चेक करने के लिए। तो अभी तक क्या था कि यू वर यूजिंग दिस अगेंस्ट ऑपोजिशन और अदर्स, नाउ यू आर यूजिंग इट अगेंस्ट योर ओन पीपल, योर ओन इमेजेस टू कीप। तो कहीं ना कहीं कोई चीज ऐसी है जो आपको परेशान कर रही है, और परेशान कर रही है यूथ की एंट्री आम आदमी पार्टी में और उनका एफर्ट टू गेट इनटू द अर्बन स्ट्रॉन्ग। That they are doing it at the cost of the Congress is a different matter. आम आदमी पार्टी अगर पनप रही है तो भारतीय जनता पार्टी के लिए अच्छा है, क्योंकि वो कांग्रेस के कॉस्ट पे कम रही है। कांग्रेस उनके लिए थ्रेट है बिकॉज इट्स अ नेशनल पार्टी। आम आदमी पार्टी इज नॉट अ थ्रेट एज सच टू देम। तो यहाँ जो स्थिति है, परेशानी उनकी है कि वो अर्बन एरियाज में ये बच्चे यंग लड़के घुस रहे हैं, ये है। ठीक है प्रशांत, ये जो बात अभी मिश्रा जी ने कही, अगर इस बात को आगे बढ़ाते हुए हम देखें, क्या आज की तारीख में गुजरात में इतना कोई मजबूत नेता नहीं है जो मुख्यमंत्री बन सके? आपको भूपेंद्र पटेल ही एक मुख्यमंत्री के तौर पे दिखाई पड़ते हैं। ये क्या बीजेपी की मजबूरी है कि, या बीजेपी ऐसे ही नेताओं को राज्य के अंदर बढ़ाने देना चाहती है? जो विजय रूपाणी थे उनका भी कोई बहुत बड़ा बेस नहीं था, वो भी एक तरीके से पपेट थे। तो अगर ये इस तरीके के मुख्यमंत्री नेताओं को आगे बढ़ाया जाएगा तो आने वाले दिनों में तो बीजेपी के लिए एक गलत संदेश जाएगा, फिर बीजेपी खड़ी कैसे होगी? इसको थोड़ा मतलब एग्जैक्टली 180 डिग्री जिस तरीके से मिश्रा साहब बात कर रहे थे कि यूथ कहीं जा रहा है, तो मैं वही समझा रहा था आपको कि काफी टाइम से यूथ की भी एक अंदरूनी कंप्लेन थी बीजेपी में कि हमको ग्रोथ कब मिलेगा। जैसे विजय रूपाणी जी का एग्जाम्पल लूं तो वो राजकोट जिस कंस्टिट्यूएंसी से आ रहे हैं वहां पर पहले वजूभाई वाला थे। तो वजूभाई वाला 40 साल से 8-8 टर्म से एमएलए, किसी का नंबर ही नहीं आने देते थे। हर बार जगह अगर पार्लियामेंट्री बोर्ड डिस्कशन करने बैठते टिकट के बारे में, टिकट के टाइम पे, तो राजकोट में क्या बोलने का, वजूभाई वाला है फिक्स है। रायपुर खाड़िया में अशोक भट्ट फिक्स है, क्या बोलने का। तो एक ही 30 साल 35 साल तक रहता है तो नीचे कार्यकरों को फिर क्या करने का। तो वहां पर ये बड़ा एक वॉल बैरियर बन जाता था। तो उसी तरह कार्यकर में ये नया एक जोश आया कि भाई कभी भी किसी को कुछ भी मिल सकता है। जिस तरीके से जुगल जी ठाकुर को राज्यसभा में भेजा गया था, राम भाई मोकरिया अभी राज्यसभा में गुजरात से भेजे गए हैं, तो कुछ कार्यकरों को भी एक उत्साह, नया उत्साह आएगा, पहली बात। दूसरी बात, आपका एक बार बार जो पेन है कि क्या ये हो जाएगा। देखिए बीजेपी को एक्सपेरिमेंट इसलिए करना था कि एक्सपेरिमेंट 2 जगह हो सकता है। एक, यहाँ पर आप बहुत ही स्ट्रांग हो, कोई भी ऑपोजिशन आपका कुछ भी नहीं उखाड़ सकता है। तो हमारे गुजरात में ऑपोजिशन थ्रेट नहीं है। कांग्रेस इज नॉट अ थ्रेट फॉर बीजेपी क्योंकि उतना वो एक्टिव नहीं है। आप देखिए इन्होंने पूरी सरकार बदल डाली, कांग्रेस ने अभी तक उनका प्रदेश अध्यक्ष चुना नहीं है, उन्होंने अभी लीडर ऑफ अपोजिशन चुना नहीं है। अरे वो तो छोड़ो, अहमदाबाद कॉर्पोरेशन का लीडर ऑफ अपोजिशन नहीं चुना है। 25 सीट आई हुई है 192 में से, वो भी अपोजिशन के लीडर उन्होंने अभी तक नहीं चुना है। तो कंपटीशन इतना थ्रेट वाला नहीं है। तो कोई भी एक्सपेरिमेंट कर लो, कहीं ना कहीं सक्सेस जाएंगे। या हमारे पास कुछ भी नहीं है, जैसे आज कांग्रेस कोई भी एक्सपेरिमेंट करेगा, हमारा क्या बिगड़ेगा। या हम कांग्रेस को सजेस्ट कर रहे हैं कि भाई आप भी कुछ ऐसा एक्सपेरिमेंट करो कि कोई नए यूथ को प्रमोट करके, एक्टिव करके ग्राउंड पे जाने दो। तो उसी तरह भूपेंद्र पटेल फर्स्ट टाइम के एमएलए, फर्स्ट टाइम था, कोई पहली टर्म थी, फर्स्ट टाइम में ही उनको सीधा चीफ मिनिस्टर बनाया गया। तो उनकी मजबूरी नहीं थी, उनको वैसे एक पाटीदार फेस चाहिए था, पाटीदार फेस मिल गया से, और पाटीदार समाज को हर जगह से कोऑर्डिनेट कर सके, ऐसा एक आदमी चाहिए था कि जो खुद पाटीदार समाज के काफी सारे संगठन में बहुत ही इतने एक्टिव हो कि समाज को एकत्रित कर सके, कहीं एक जगह पे, एक प्लेटफॉर्म पे बिठा सके। ऐसा बंदा डेफिनेटली था। बाकी जो थे कहीं ना कहीं उनकी छवि इतनी अच्छी नहीं थी, किसी के ऊपर कोई केस या मतलब कहीं ना कहीं कोई डैमेज वाली छवि थी। तो उसी तरह स्वच्छ छवि, एकदम हंसमुखे, भोले भाले बोलने में, दिखने में, जिस तरीके से विजय रूपाणी थे। नितिन भाई का सीएम पद लास्ट टाइम भी नहीं मिलना, उसके पीछे भी एक रीजन था। हमारे यहाँ ऐसा बोला जाता है कि जो पाटीदार समाज के जो लोग होते हैं ना, वो थोड़े मतलब बड़ बोले ज्यादा होते हैं, और बड़ बोले तो होते हैं लेकिन ज्यादा कुछ नेगेटिव बोलने में वो हो जाते हैं। तो नितिन भाई का आप देखो तो एग्रेशन बोलने में, किसी को भी कुछ भी वक्त कुछ भी बोल सकते थे, मतलब बोलने में गिरा देते थे। तो ऐसा भी नहीं चाहिए था। एक ऐसा सॉफ्ट स्पोकन बंदा चाहिए था कि जो सबके जनता के बीच में सॉफ्ट बोले, सबको यूं मतलब मुंह हंसता रहे,
सबको हंसते हंसते बुलाते रहे, लो प्रोफाइल हो, ऐसा एक बंदा। और दूसरा कि आप खुद अंदरूनी समाज से भी काफी सारे सजेशंस आए थे कि भाई एक का एक चेहरा नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए, वो नहीं चाहिए, अगर आपको लेना है तो कोई अच्छे भी लो, ऐसा। तो जो एंटी इनकम्बेंसी, अगेन मैं बोल रहा हूँ, पर्सन एंटी इनकम्बेंसी थी रादर देन पार्टी एंटी इनकम्बेंसी। ठीक है। शरद जी, ये जो पूरा एक्सपेरिमेंट आप बार बार कह रहे हैं, पूरा पैटर्न कर रहे हैं, क्या गुजरात के अंदर कांग्रेस को अंडर एस्टिमेट किया जाता है? गुजरात के अंदर कांग्रेस पार्टी पिछली बार 41% वोट लेकर आई है और वो कंसिस्टेंटली 39%, 38%, 39%, 38% वोट लेकर आती। अगर वो 3-4% भी अगर इंप्रूव कर ले तो बीजेपी के लिए मुश्किल खड़ी कर सकती है। और 2000 जो पिछला चुनाव हुआ तो उसमें उसने मुश्किल खड़ी कर दी थी। नरेंद्र मोदी को और अमित शाह को पूरी ताकत लगानी पड़ी थी, कितने रोड शोज करने पड़े थे, और चुनाव बल्कि इलेक्शन कमीशन के द्वारा थोड़ा देर में अनाउंस करवाया गया था। आपको याद होगा कितने प्रोजेक्ट खड़े करने पड़े थे। तो हम ये कांग्रेस ऐसे ही चलती है, कभी नहीं, ऐसा नहीं है कि अभी तक जो कांग्रेस थी वो ठीक ठाक चल रही थी, लेकिन ये पिछले 6-8 महीनों के दौरान जो कांग्रेस की दुर्दशा हुई है गुजरात में, जैसा अभी प्रशांत भाई बता रहे थे कि जब पंचायत के रिजल्ट आए तो सभी जितनी भी 8 या 9 महानगर पालिकाएं हैं, सारी की सारी बीजेपी ने जीत ली। 31 के 31 म्युनिसिपल नगर पालिकाएं बीजेपी ने जीत ली। तो इतनी मैसिव विक्ट्री थी कि कांग्रेस के सारे लोगों ने इस्तीफे दे दिए, पार्टी अध्यक्ष ने इस्तीफा दे दिया, नेता विपक्ष ने इस्तीफा दे दिया। तो उनकी जगह 6 महीने से ज्यादा हो गया, ये फरवरी मार्च की, फर्स्ट वीक ऑफ मार्च की बात है, उसके बाद से अभी तक किसी दूसरे आदमी को बनाया नहीं गया है। एक चीज। दूसरी चीज, जो पार्टी के प्रभारी होते थे उनका नाम था राजीव सातव, तो वो कोविड के शिकार हो गए, उनकी मृत्यु हो गई, तो अभी तक कोई प्रभारी नहीं नियुक्त हुआ। और कांग्रेस अगर गुजरात में बात करते थे तो एक नाम ही आता था, अहमद पटेल, तो अहमद भाई नहीं रहे। तो एक तरीके से कांग्रेस गुजरात में अनाथ हो गई है। अब यहाँ पे अगर एक आदमी कोई काम करता हुआ दिख रहा है, वो वर्किंग प्रेसिडेंट हार्दिक पटेल है, लेकिन उसके पास अधिकार नहीं है, वो कुछ कर नहीं सकता, कुछ उसको करने नहीं देते। और अगर कोई दूसरा आदमी एक एक्टिव है तो भरत सिंह सोलंकी है। भरत सोलंकी पहले अध्यक्ष रह चुके हैं, उनके पास कोई ऑफिशियल पोजीशन नहीं है, लेकिन वो इतना ज्यादा काम करते हुए दिख रहे हैं, लग रहा है कि वो यूसर्प कर रहे हैं कि साहब ही इज पोजीशनिंग हिमसेल्फ कि अब कोई तो दूसरा है नहीं तो मुझे बना दो। तो इतने ज्यादा डायमेंशंस है कांग्रेस के अंदर, तो कांग्रेस को ऑलमोस्ट ये मान के चला जा रहा है, जो मेरी बातचीत हो रही है गुजरात में या गुजरात के लोगों से, तो उनका कहना है कि अब तो लग रहा है कि गुजरात में कांग्रेस से आगे आम आदमी पार्टी दिख रही है। इसका जवाब तो मिश्रा जी दे सकते हैं। हाँ, मिश्रा जी बताएंगे। बीच में सिर्फ एक बात आशुतोष जी मैं रखना, प्रशांत जी एक मिनट, मिश्रा जी बोल रहे उसके बाद नहीं बोलिए मिश्रा साहब, बोलिए। नहीं प्रशांत जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे शायद। हाँ, मैं सिर्फ ऐड करना चाहता था। आशुतोष जी ने बताया कि 2017 में अमित शाह ने और मोदी जी ने पूरी ताकत लगा दी। तो इसमें ऐसा था कि 135 साल पुरानी कांग्रेस को कल के आए हुए 2 नए बच्चे, हार्दिक पटेल और अल्पेश ठाकोर, जो पाटीदार आंदोलन चला रहा था, पाटीदार हार्दिक पटेल चला रहे थे और अल्पेश ठाकोर की एक सेना चला रहे थे, तो वो दोनों के ऊपर निर्भर करना पड़ा था। और पाटीदार आंदोलन की इफेक्ट ऐसी दिख रही थी कि उनको बीजेपी साइड नहीं जाना था, तो सिर्फ उसका चांस मार लिया था कांग्रेस ने। बाकी अगर ये नहीं होता तो अगेन सेम क्लीन स्वीप और बीजेपी एक तरफा विक्ट्री दिखता था। तो ऐसा नहीं था कि 2017 में कांग्रेस एक्टिव हो गई थी, सिर्फ ये लोग सामने से कांग्रेस के पास गए थे। अल्पेश ठाकोर तब कांग्रेस में थे, अब बीजेपी में वापिस आ चुके हैं। तो ये सामने से गए थे और उन्होंने कांग्रेस को कुछ ऐसा दिखाया था कि हम आपको सरकार बना के देंगे। इसलिए ये लोगों को ऐसा लगा कि भाई अगर ऐसा हो जाएगा, पाटीदार भी जाएंगे, ठाकुर भी जाएंगे, मतलब ओबीसी भी चले जाएंगे, तो भाजपा की सरकार जाती हुई दिखती है। इसीलिए उनको ताकत लगानी पड़ी थी। अगर वो दो नहीं होते तो डेफिनेटली अगेन सेम पिक्चर होता। जी मिश्रा साहब, मैं थोड़ा प्रशांत से थोड़ा सा मेरा विचार। देखिए, आप जो देख रहे हैं, अगर सबसे पहले जो शरद जी ने बात की थी कि जिसे कहते हैं कि वड़ के पेड़ के नीचे कुछ उगता नहीं है,
तो अगर गुजरात में भारतीय जनता पार्टी की परेशानी जो ये है कि लीडरशिप नीचे से खड़ी ही नहीं हो पा रही है, क्योंकि नरेंद्र भाई और अमित शाह दो बहुत बड़े दिग्गज नेता हैं और वो कंट्रोल करते हैं। कांग्रेस की परेशानी हमेशा से, और मेरे ये बात मैं बिल्कुल बड़े उससे बोलता हूँ, विश्वास से बोलता हूँ, कांग्रेस के बड़े भारी परेशानी अहमद पटेल रहे हैं गुजरात में। अहमद पटेल ने यहाँ पर स्ट्रॉन्ग नेतृत्व खड़ा ही नहीं होने दिया, और जिस पीरियड में शंकर सिंह वाघेला कांग्रेस में रहे, फ्रॉम द टाइम के 1995 के रिबेलियन के बाद वो चीफ मिनिस्टर बने, तो तब भी उनकी फंक्शनिंग इम्पेयर की अहमद पटेल की वजह से वो फुल फंक्शन नहीं कर पाए, और एंड में जो भी कुछ है वो छोड़ के भी गए। जिस भी परिप्रेक्ष्य में वो रहा हो, वो उसका कारण भी यही था। मुझसे पर्सनली, मैंने इतने साल ये देखा है, मुझसे एक बार मुझे याद है कि माधव सिंह जी ने एक बार मुझसे बात करते तो वो बहुत खुल के बात करते थे, लेकिन मुझसे कहते थे कि ये जो है ये मिश्रा जी ये अखबार में नहीं ऑफ द रिकॉर्ड तो बताते थे। तो उनका ये मानना था, उनका ये कहना था कि मैं सारी जिंदगी कांग्रेस के अंदर कितना भी कोई पावरफुल रहा हो, मैंने अहमद के पटेल के सामने मैं झुका नहीं। इतनी भी उनकी वो रही। जब एनडीए की यूपीए की सरकार दोबारा आई तो सोनिया जी ने फोन करके माधव सिंह जी को पूछा था उनसे कि आप क्या चाहते हैं, आप कहीं जाना चाहते हैं, कहीं आप गवर्नरशिप पसंद करेंगे। तो उन्होंने उनको हाथ जोड़ करके कहा कि कांग्रेस ने मुझे सब कुछ दे दिया, अब वो नहीं, अब आप दूसरों को चांस दीजिए करके ये एक्सक्यूज हिमसेल्फ। तो मतलब कई चीजें अंदर की इन लोगों से बात करते हुए और उन लोगों से पर्सनल बात करते हुए मैं जानता हूं। तो कांग्रेस का एक ये बड़ा भारी प्रॉब्लम रहा, शक्ति दल जो शंकर सिंह वाघेला ने खड़ा किया हुआ था, विच वॉज द काउंटर इन अ मैनर टू बजरंग दल, उसको कांग्रेस के नेताओं ने, और उसकी ताकत भी उन्होंने कई बार दिखाई, तो उसको कांग्रेस के ही नेताओं ने इकट्ठे होकर के प्रेशर ला करके और फिर अहमद भाई के भी वजन डालने पर वो जो है डिसबैंड कर दिया गया। लिहाजा कांग्रेस के बाद कोई फोर्स इस तरीके की, जिस तरह बीजेपी के पास कार्डर बेस्ड फोर्स है, कभी थी नहीं, क्योंकि सेवा दल वो काम नहीं कर सकता। मिश्रा जी, आज की तारीख में आपको क्या लगता है, आज की तारीख में कांग्रेस कहाँ खड़ी है? क्या कांग्रेस पूरी तरीके से वाइप आउट हो जाएगी या कांग्रेस टक्कर दे पाएगी? देखिए, कांग्रेस खड़ी तो रहेगी साहब, कांग्रेस कमजोर पड़ती है, कमजोर पड़ जाती है, फिर जोर पड़ती है। बीजेपी का खेल ये है कि आम आदमी पार्टी अगर ग्रो करेगी तो इट विल बी एट द कॉस्ट ऑफ द कांग्रेस, लेकिन दूसरी तरफ अटेंशन ये भी है कि अगर अर्बन एरियाज में घुस गई तो नुकसान बीजेपी को करेगी। इसी वजह से जो है ओवैसी जी की पार्टी गुजरात में एंटर कर रही है, जिस तरह बिहार में एंटर करी, जिस तरीके से वेस्ट बंगाल में कोशिश करी, अब गुजरात में भी एंटर कर रही है। ये चीजें, इसका क्या इम्प्लीकेशन है आशुतोष जी, आप तो बेहतर जानते हैं मुझसे कि ये क्या है, क्या राजनीति है। लेकिन मैं एक बात इसके बीच में एक छोटी सी बात जरूर आपको बताना चाहूंगा, वो थोड़ा सा हटके जी। देखिए, हमारा बॉर्डर स्टेट है और हमारा बहुत बड़ा कोस्ट लाइन है, और ये कोस्ट लाइन जो है हमारी वीक पॉइंट भी रही है। अगर पिछले ये समझ ली 72 घंटे की अगर मैं आपको खबर दूं तो ये कि 2 कंटेनर से मुंद्रा पोर्ट में जो है 38 बैग में नारकोटिक्स पकड़े गए हैं। इनिशियली उसकी वैल्यू जो है, एक ही थोड़ा टेस्ट किया गया है, ये कह रहे हैं कोकेन है, पक्का नहीं है, लेकिन आए अफगानिस्तान से ये आया है, ये माला गया। लेकिन साइमल्टेनियसली इसी के टाइम पे, जस्ट अराउंड द सेम टाइम,
नावा शिवा पोर्ट पे महाराष्ट्र में 10 टन पकड़ा गया है टैल्कम पाउडर, जिसके अंदर इसी तरह का नारकोटिक्स है। अगर ये कोकेन है, मुझे नहीं मालूम, तो आप ये इससे अंदाजा लगा लीजिए कि इस वक्त $127 पर ग्राम कीमत है जो ये उतारा जा रहा है। तो इतने सेंसिटिव हमारा बॉर्डर स्टेट है, इस बॉर्डर, इतने सेंसिटिव बॉर्डर स्टेट में जहां पर ये चीजें हैं, उस टाइम में इस वक्त पूरे कैबिनेट, चीफ मिनिस्टर, इलेक्शन आने वाले टाइम पर जो है एक गवर्नमेंट एकदम जिसे कहेंगे आप नौसिखी गवर्नमेंट का आना हुआ है। सेंटर, हाँ ठीक है, लोग मोदी साहब को ही देखते हैं तो सेंटर से उसको कंट्रोल करेंगे, वो ठीक है, लेकिन मुद्दे की बात पे आते हुए कांग्रेस कितना भी कमजोर हो जाएगी, कितनी भी कमजोर हो जाएगी, उसका एक स्टैंडिंग यहाँ रहेगा, वो रहेगा ही। और वो आपको खुद ही इनका जब आपको दिखाई देगा कि भाई चीजें, आप ये बताइए, आपने 3 इलेक्शन कांग्रेस मोदी साहब लड़ गए मेट्रो पे, लखनऊ की मेट्रो आ गई, कोचिन की मेट्रो आ रही है, गुजरात की, अहमदाबाद की कहाँ है? 2017 के इलेक्शन से पहले मोदी जी ने सफर किया था उस मेट्रो पे, उसका एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन चली थी वो मेट्रो, एक स्टेशन, लेकिन वो मेट्रो आज तक शुरू नहीं हुई है। So the government as such has failed to live up to expectations। ये प्रॉब्लम जरूर है, और ये इसी चीज को डील करने के लिए आप ये देख रहे हैं कि पूरा लिपअप हो रही है, क्योंकि मोदी जी के नाम पे लड़ा जा रहा है। शरद जी, आखिरी सवाल आपसे। मैं पहले सिर्फ एक पॉइंट रखना चाहता था कि कांग्रेस के साथ एक समस्या रही है कि जिस राज्य में भी कमजोर हुई है तो फिर वहां से दोबारा वापस आ नहीं पाई, चाहे वो यूपी हो या बिहार हो, जहां भी किसी रीजनल पार्टी ने उसको रिप्लेस किया तो फिर वो वापस नहीं आ पाई। इस चुनाव में 2 राज्यों में, गुजरात और उत्तराखंड में, वो उसी स्थिति में है कि अगर वो गई तो फिर वापस आती हुई मुझे तो नहीं लगता है कि वो खड़ी रहेगी जैसे बिहार में है और यूपी में है, लेकिन फिर वो सरकार बना पाएगी तो मुझे लगता नहीं है कि फिर उसको 20 साल 15 साल ऐसा कुछ लगेगा। आप कुछ पूछ रहे थे? मुझे लगता है आपने मेरे सवाल का जवाब दे ही दिया है। मैं इतनी सी बात जरूर कहूंगा कि मुझे लगता है कि अभी आम आदमी पार्टी को थोड़ा सा ओवर एस्टिमेट किया जा रहा है, थोड़ा सा भी देखना पड़ेगा कितना आगे बढ़ सकती, कितना आगे नहीं बढ़ सकती। मैं अपनी बातचीत के खत्म करूंगा, लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों के इस बातचीत में शामिल होने के लिए। सिर्फ इतनी सी बात कि अगर आपको पूरी कैबिनेट बदलनी पड़ रही है तो ये मान के चलिए कि संकट बहुत गहरा है। अगर संकट गहरा नहीं होता तो इतनी बड़ी एक्सरसाइज करने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि इतनी बड़ी एक्सरसाइज ना तो कर्नाटक में करने की जरूरत पड़ी, ना ही आपको उत्तराखंड में करने की जरूरत पड़ी। तो कहीं बहुत गहरा संकट है और उस गहरे संकट से निपटने की एक कोशिश है। लेकिन जैसा नरेंद्र मोदी जी का स्वभाव है, वो बोल्ड एक्सपेरिमेंट करते हैं, तो एक बोल्ड एक्सपेरिमेंट है, गैम्बल है, पे भी कर सकता है और बुमरांग भी कर सकता है। नमस्कार, धन्यवाद, शुक्रिया।